हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम ना कॉची रेसिड्यू थ्योरम को ना प्रूफ करेंगे। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट भी लिखेंगे और इसे हम प्रूफ भी करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो कि ये थ्योरम हमारा है क्या। तो कहता है कि अगर कोई एफ जेड एक एनालिटिक है, एनालिटिक फंक्शन है विद इन एंड ऑन अ क्लोज्ड काउंटर। ये मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि क्लोज काउंटर क्या होता है आपका, कि एक सर्कल आपको डिफाइन कर दिया जाएगा कि उसके अंदर फंक्शन जो है वो आपका क्या है, एनालिटिक है, एक्सेप्ट एट फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट इनसाइड इट। कहने का मतलब कि एक मतलब क्लोज काउंटर है आपका, क्लोज काउंटर सी है और इसके अंदर ना कुछ पोल हैं, मान लो जैसे कि Z1 Z2 Z3, इन सब पोल पे ना आपके फंक्शन जो हैं वो एनालिटिक नहीं है। ठीक है, देन कहता है कि आपका जो एफ जेड है इसकी इंटीग्रेशन कहाँ तक, तो इंटीग्रेशन का जो लिमिट है वो पूरा का पूरा ये रीज़न दिया है कि क्लोज काउंटर, ये वाला जो रीज़न है ना इसके अंदर आप अगर मतलब इंटीग्रेट करते हो देन दैट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई आयोटा और समेशन ऑफ रेसिड्यू। ये स्टेटमेंट है। अब इसे समझ में कैसे आएगा, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि आखिर रेसिड्यू होता क्या है। क्लियर है, तो यहाँ से हमारी मदद करेगा कि रेसिड्यू को कैलकुलेट हम करते कैसे हैं। तो देखो, वी विल यूज़ रेसिड्यूज कैलकुलेशन मेथड यूजिंग लॉरेंस एक्सपेंशन। देखो, लॉरेंस ने भी फंक्शन के लिए एक्सपेंशन दिया था। जिस तरह से टेलर थ्योरम आपको किसी भी फंक्शन को हम कैसे एक्सपांड करके लिख सकते हैं, तो टेलर थ्योरम ने जो मतलब यूज किया था वो फंक्शन के डिफरेंशिएशन को, जैसे मतलब 1 टाइम डिफरेंशिएट किया, 2 टाइम किया, 3 टाइम किया और फिर उसको एक सीरीज़ बना के मतलब फंक्शन को कैसे हम लिख सकते हैं वो बताया। बट ये जो लॉरेंस है ना, इन्होंने क्या बताया कि किसी भी फंक्शन को आप पावर सीरीज़ के टर्म में लिख सकते हो और वो पावर सीरीज़ का समेशन के फॉर्म में आप लिख सकते हो। और वो हमारा समेशन था क्या कि जैसे एफ जेड है तो इसे हम लिख सकते हैं समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नॉट। अभी मैं बताऊंगी ये ए एन क्या है और बी एन क्या है। क्लियर है, n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस जेड नॉट की पावर माइनस एन। देखो, ये थ्योरम ना थोड़ा सा मुश्किल है मगर इसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो एकदम बच्चों वाला न्यूमेरिकल होता है, बहुत ही आसान होता है। तो ये चीज़ आप जान जाओ कि जो जितना ही कठिन होता है उसका न्यूमेरिकल उतना ही आसान होता है। बट एक बार ये थ्योरम देखने के बाद ना आपको याद हो जाएगा कि ये थ्योरम है क्या। क्लियर है। अब यहाँ जो लॉरेंस ने कहा था कि मतलब किसी भी फंक्शन को हम ऐसे समीशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यहाँ जो ये कोएफिशिएंट ए एन है ना, इसको डिफाइन किया था उन्होंने कि ये है 1/2 एफ टी अपॉन टी माइनस जेड नॉट डी टी, और टी की पावर में लिखा था उन्होंने n+1। क्लियर है, और n जो है वो आपका क्या है, 0 से लेके 1 2 3 ऐसे। ठीक है, उसी तरह बी एन को उन्होंने डिफाइन किया, ये है 1/2 पाई। अच्छा, ये है C1, मतलब ये एक रीजन है C1 और ये है आपका C2 एफ टी माइनस जेड नॉट माइनस n+1 डी टी। क्लियर है, यहाँ n 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब जरा आप ध्यान से सुनो कि ये C1 C2 C3 ये सब है क्या। कहने का मतलब अगर मैं बोलूँ ना कि एक आपके पास रीजन है C1 और इसके अंदर एक दूसरा रीजन है C2। क्लियर है, देन इसके बीच वाला जो है ना, ये बीच वाला जो रीजन है यही आपका क्या है, रेसिड्यू है, यहीं से आपको रेसिड्यू मिलेगा। क्लियर है, तो अब जरा ध्यान से देखो, ये जो हमारा है C1 ये तो अपने काम का नहीं है, मतलब AN जो है ये अपने काम का नहीं है। आपको रेसिड्यू कहाँ से मिलेगा, BN से मिलेगा, जो कि C2 पे डिफाइन किया गया है। ये कोएफिशिएंट आपको रेसिड्यू देगा। क्लियर है, अगर मैं बोलूँ, इमेजिन करो कि अगर मैं मतलब बोल रही हूँ आपको कि आपके पास ये है जो भी मैंने अभी ड्रॉ किया था C2 और ये है C1। क्लियर है, अब यहाँ से आपको जो फंक्शन होगा ना वो आपका फंक्शन कहाँ पे एनालिटिक होगा, तो इस रीजन में एनालिटिक होगा। कहाँ होगा एनालिटिक,
इस रीजन में एनालिटिक होगा। अगर आप C2 मतलब C2 निकाल रहे हो तो फंक्शन एनालिटिक इन दोनों के बीच वाले रीजन में होगा। क्लियर है। देन आप क्या करोगे कि आप मतलब यहाँ से जो निकालोगे रेसिड्यू, तो रेसिड्यू आपका होगा क्या, यही होगा BN। BN को हम क्या कहेंगे, रेसिड्यू कहेंगे। इसी में अगर आप B1 निकालते हो, B2 निकालते हो, B3 निकालते हो, तो उसका मतलब होता है कि आप मतलब C1 रीजन के लिए निकाल रहे हो, C2 के लिए निकाल रहे हो, कि C3 के लिए निकाल रहे हो, उसी को हम BN से यहाँ पे डिनोट किए हैं। क्लियर है ये चीज़। अब देखो अगर आपको B1 निकालना है तो ये हो जाएगा आपका क्या, 1/2 पाई आई FT, और यहाँ पे पावर में देखो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा DT। तो ये जो है B1 दिस विल बी योर रेसिड्यू। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे कि असल में ये जो लिखा गया है इसका मतलब क्या है। थोड़ा सा मैं कॉची पे ले जाऊँगी आपको, जो कॉची हमने पढ़ा था ना अभी, कॉची इंटीग्रल, उसमें मैंने बताया था कि FZ/Z-Z0 जो है इसका इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं क्लोज में तो वो आपका 2 पाई आयोटा FZ0 आता था ना। यहाँ अगर आप ध्यान से देखो, इस 2 पाई आयोटा को इधर अगर मैं भेज दूँ 2 पाई आयोटा इंटू B1, तो यही वाला टर्म ना आपका हो जाएगा, ये वाला टर्म। इसमें मिसिंग क्या है, Z - Z0। क्लियर है ये चीज़। यानी असल में आपका ये B1 जो है ना, B1 ये असल में आपका FZ0 ही है, FZ0 ही है, बट ये वाला टर्म इसमें से उड़ा देना है आपको। ठीक है, मतलब Z - Z0 वाला टर्म आपको उड़ा देना है। क्लियर, मतलब जहाँ पे आपका एनालिटिक नहीं है फंक्शन, मतलब Z = Z0 वाला टर्म जो है उसको आपको उड़ा देना है, तो यही आपका B1 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़। जैसे कि एक एग्जाम्पल से मैं दिखाती हूँ कि मान लो कि कोई फंक्शन है आपका Z/Z-1 और Z-2 है, और आपको ना यहाँ पे निकालना है, रेसिड्यू निकालना है फॉर Z = 2। तो मैंने कहा कि इसको उड़ा देना है, इसको क्या करना है, उड़ा देना है, और उसके बाद FZ0 निकाल लेना है। जो बचेगा ना उसी को FZ मानते हुए यहाँ पे F2 निकाल लेना है। क्लियर है, तो यहाँ से ये होता है रेसिड्यू। बट रिप्रेजेंटेशन में अगर मैं बोलूँ कि रेसिड्यू क्या है, तो 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन FT × DT। क्लियर है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस थ्योरम को अब सॉल्व कैसे करना है, ये सब तो मैंने आपको समझाया कि क्या क्या दिया मतलब होता है। तो यहाँ पे थ्योरम को सॉल्व करने से पहले आपको ये लिख देना है कि FZ/DZ हम पूरे इस C के लिए 2 पाई आयोटा समेशन ऑफ रेसिड्यू, ध्यान से सुनो मैंने क्या कहा, 2 पाई आयोटा इंटू समेशन ऑफ रेसिड्यू। कहने का मतलब इस Z1 के रिस्पेक्ट में रेसिड्यू, इसका रेसिड्यू, इसका रेसिड्यू, जितने पोल्स हैं सबका रेसिड्यू निकाल के जोड़ देंगे और 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही आपका इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड काउंटर हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे। तो हम यहाँ से लिख देंगे कि यूजिंग लॉरेंस एक्सपेंशन वी गेट टू नो दैट रेसिड्यू BN = 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन FT/T - Z0 की पावर -n+1। क्लियर है। और Z यहाँ पे क्या है, 1 2 3, यहाँ पे Z जो था वो 0 से था स्टार्ट, और यहाँ पे 1 2 3 से। क्लियर है ना। अब देखो जरा ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, मान लो आपका ना कोई एक बड़ा सा काउंटर है, क्लोज काउंटर C, इसके अंदर मान लीजिए कि एक पोल है Z1, और इस क्लोज काउंटर को ना हम C1 मान लेते हैं। ठीक, दूसरा पोल है Z2 और इस काउंटर को हम C2 मान लेते हैं। तीसरा है मान लो कि Z3 और इस काउंटर को हमने C3 मान लिया। इसी तरह मान लो एक है आपका, मतलब मैंने एज्यूम कर लिया कि एक क्लोज काउंटर है और इसके अंदर बहुत सारे पोल हैं, और ये है आपका C3। मैं बहुत डीप में नहीं जा रही हूँ क्योंकि हमारे पास इतना सफिशिएंट टाइम थोड़ी है, सुबह एग्ज़ाम है आपका। तो देखो ज़रा ध्यान से, ये जो बीच वाला रीजन है ना, ये जो जितना रीजन बचा, यहीं पे आपका फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा। मैंने पहले ही बता दिया फंक्शन एनालिटिक एक्सेप्ट पोल्स। तो इन सारे डॉटेड रीजन में क्या है, फंक्शन एनालिटिक है। देन अगर आपको कोई कह दे कि इंटीग्रेशन निकालो FT/DT
सी। अभी ये सब प्रूफ कर रहे हैं हम कि हम क्या कर रहे हैं, एफ टी डी टी प्रूफ कर रहे हैं। देन सबसे पहले आप कहोगे कि उस फंक्शन का इंटीग्रेशन हम निकाल लेते हैं इस C1 के, मतलब C1 को काउंटर मानते हुए। तो यहाँ पे C1 वाला निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे C2 वाला निकालेंगे, साथ में dt लिखते जाना, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे C3 वाला निकालेंगे। अभी मैं समझा रही हूँ आपको करना क्या है। इसी तरह हम इंटीग्रेट करेंगे Cn वाला और ft और dt। अब ज़रा ध्यान से देखना, मैंने कहा था कि अगर मतलब C, ये तो आपका स्टेटमेंट ही था कि C वाला निकालना है तो 2 पाई आयोटा और समेशन ऑफ सारा R करना है आपको, ये तो आपका स्टेटमेंट था। बट यहाँ हम क्या करेंगे कि अगर इंटीग्रेट मुझे करना है तो C1 पे करेंगे, C2 पे करेंगे, C3 पे करेंगे, फिर Cn पे करेंगे और सारे का समेशन ले लेंगे। अब ज़रा ध्यान से देखना कि हम इसको क्या लिख सकते हैं। किसी भी क्लोज काउंटर पे जब आप करते हो इंटीग्रेट तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आयोटा रेसिड्यू ऑफ FZ1। क्लियर है ये चीज़। यही चीज़ इसी को ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके, और जो कॉची इंटीग्रल है वहाँ पे आपका आ गया था कि 2 पाई आयोटा इंटू FZ0 वाला टर्म जो आया था, ये वही FZ0 है। बट उसमें क्या किया गया है ज़रा ध्यान से देखो, ये FZ हुआ करता था और यहाँ Z माइनस Z0 हुआ करता था। फिर इसका जो आंसर होता था ना वो होता था 2 पाई आयोटा FZ0। हम क्या करते थे ना कि इस टर्म को, ये वाला जो Z माइनस Z0 था, इसमें से जो Z0 की वैल्यू आती थी ना उसको यहाँ पे पुट करते थे और इसको मतलब इसको हटा देते थे। क्लियर है। तो यहाँ पे इसी को अलग अंदाज में लिखा गया है कि यह है 2 पाई आयोटा रेसिड्यू ऑफ FZ1। क्लियर है, क्योंकि यहाँ C1 है, मतलब Z0 की जगह यहाँ पे क्या है Z1 है। रेसिड्यू का मतलब क्या होगा कि उस वाले जिस पे पोल मतलब डिनोमिनेटर 0 हुआ होगा उसको छोड़ देंगे, हम उसको उड़ा देंगे और बचे हुए चीज़ को हम FZ मान लेंगे और वहाँ पे हम इस Z1 की वैल्यू रख देंगे। दैट विल बी योर रेसिड्यू FZ1। क्लियर है। अब यहाँ देखो प्लस ये हो जाएगा 2 पाई आयोटा। देखो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे के आपको दिखा देती हूँ। मान लो कि यह है Z अपॉन Z माइनस 1 और Z माइनस 2। क्लियर है। और इसका मुझे अगर इंटीग्रेट करना होता ना तो मैं क्या करूँगी, अगर Z ये है हमारा मतलब क्या बोलते हैं पोल, Z1 को अगर 1 को हम पोल मान रहे हैं तो हमारे लिए FZ0 क्या हो जाएगा, Z अपॉन Z माइनस 2 में हम क्या रख देंगे यहाँ पे Z इज इक्वल्स टू 1 और इसको हटा लेंगे यहाँ से। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रेसिड्यू ऑफ Z1। समझ में आया कि रेसिड्यू क्या होता है। अब देखो ये है 2 पाई आयोटा रेसिड्यू FZ1, ये है 2 पाई आयोटा C2 के लिए क्या लिए थे हम रीजन ये वाला, तो रेसिड्यू ऑफ FZ2। उसी तरह हम C3 के लिए क्या लेंगे, 2 पाई आयोटा रेसिड्यू ऑफ FZ3 डॉट 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 अप टू 2 पाई आयोटा रेसिड्यू ऑफ FZN। अब देखो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ जो हम इंटीग्रेट कर रहे थे, ये हमारा क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ FZ जो था, FT जो था, इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आयोटा और समय यहाँ पे अंदर में हम सारे रेसिड्यू को क्या कर रहे हैं, ऐड ही तो कर रहे हैं, रेसिड्यू ऑफ FZ2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आयोटा समेशन ऑफ रेसिड्यू लिख सकते हो ना आप इसको, 2 पाई आयोटा समेशन ऑफ रेसिड्यू। हमें प्रूफ क्या करना था, देखो हमें प्रूफ करना था कि अगर आपका इंटीग्रेशन ऑफ FZ DZ 2 पाई आयोटा समेशन ऑफ रेसिड्यू होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कॉची रेसिड्यू थ्योरम। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले एक रीज़न बनाया, पहले तो इसकी स्टेटमेंट लिखी, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट के बाद क्या किया हमने, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने मतलब लिखा है कि लॉरेंस जो इक्वेशन है वहाँ से हमें ये बात पता चलता है कि जो रेसिड्यू होता है वो आपका ये है। अगर आप एग्ज़ाम में भूल जाओ लॉरेंस इक्वेशन तो आप डायरेक्ट लिख देना कि अकॉर्डिंग टू लॉरेंस इक्वेशन वी गॉट टू नो दैट रेसिड्यू BN इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई आई FT अपॉन T माइनस Z0 की पावर 1 माइनस N। क्लियर है, बस इतना सा आप याद रख लेना। क्लियर। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे,
एक रीज़न बनाएंगे, रीज़न के अंदर बहुत सारे पोल ले लेंगे और दिखा देंगे ये C1 क्लोज है, ये C2 C3 इस तरीके से। और फिर जब हम इंटीग्रेट करेंगे ओवर द मतलब होल रीजन, होल काउंटर, तो उसको हम सारे में अलग अलग तोड़ तोड़ के यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे और हर किसी के लिए लिख देंगे 2 पाई आयोटा रेसिड्यूल ऑफ FZ1, फिर यहाँ पे FZ2 इस तरीके से। क्लियर है? सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे जो हमने इस्तेमाल किया ये हमारा ये वहीं से आया था कि इंटीग्रेट करो, तो ये आपका आएगा B1 इज इक्वल टू दिस। सो यहाँ से एक और स्टेटमेंट आप ऐड कर देना कि FT DT इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा और रेसिड्यू, यहाँ Z0 लिखोगे तो ये भी Z0 हो जाएगा। ठीक है, इसी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सो आई होप कि इसे कैसे प्रूव करना है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसे एग्ज़ाम में अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। एक बार मैं आपको ना अपना नोट दिखाती हूँ कि मैंने कैसे इसको प्रूव किया है और आपको कैसे एग्ज़ाम में प्रूव करना है। लेट मी शो यू 1 सेकेंड। देखो, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है मैंने और फिर यहाँ पे कहाँ से मैंने रेसिड्यू लाया था BN उसके बारे में लिखा। देन उसके बाद मैंने डिफ़ाइन किया कि B1 जो है वो आपका रेसिड्यू है फॉर जो आप निकाल रहे हो C2 रीजन के लिए। क्लियर है? फिर यहाँ पे B1 को डिफ़ाइन किया और B1 से हमने फिर देखा कि FT DT जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, B1 2 पाई आयोटा। क्लियर है? अब इसी का इस्तेमाल करके हमने क्या किया, यहाँ पे एक बड़ा सा रीज़न बनाया और FZ इज इक्वल टू दिस ऐसे करके और फिर सब लास्ट में समीशन के इक्वल प्रूफ कर दिया। तो हो गया आपका कॉची रेसिड्यू थ्योरम। सॉरी, ये कॉची रेमन थ्योरम नहीं है, ये कॉची रेसिड्यू थ्योरम है। सो आई होप कि ये थ्योरम आपको ईजिली समझ में आ गया होगा। एटलीस्ट इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि एग्ज़ाम में आपको लिखना कैसे है। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी। बाय बाय।